नमस्कार, इंडियन स्टूडेंट मूवमेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे कृषि और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले कृषि क्षेत्र को मजबूत करने वाले एमएसपी को क्यों अभी तक लागू नहीं किया गया? तो इसका कारण है कृषि की जरूरतों के संबंध में समझ की कमी और इससे भी बढ़कर राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता की कमी, जिसकी वजह से किसानों और कृषि के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाले कृषि क्षेत्र की रक्षा और मजबूती के लिए कम से कम यह कदम उठाया जाना आवश्यक है। एमएसपी की गारंटी के लिए ना तो धन की कमी है और ना ही संस्थागत तंत्र की कमी है। सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह हो रहा है। तीनों कृषि कानूनों के निरस्त किए जाने के बाद अंततः किसानों ने 1 वर्ष बाद अपना आंदोलन वापस लिया। साथ ही सरकार ने सभी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक समिति के गठन की बात को स्वीकार किया है, क्योंकि एमएसपी निर्धारण सरकार की और किसानों के बीच 1 वर्ष से असहमति का कारण बना हुआ था। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि एक कुशल और कार्यात्मक एमएसपी भर ही निम्न निवेश, राज्य के समर्थन के अभाव और अर्थव्यवस्था के अक्षम प्रबंधन से ग्रस्त कृषि क्षेत्र के गहरे संकट के स्थायी समाधान के लिए पर्याप्त नहीं है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या। एमएसपी के विषय में परिभाषा के अनुसार यदि कहें तो एमएसपी कोई आय समर्थन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसे कीमतों को स्थिर करने और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप के रूप में उपयोग हेतु डिजाइन किया गया है। और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सार्वजनिक खरीद कार्यक्रम है। आगे बात करते हैं एमएसपी की आवश्यकता पर कि क्यों एमएसपी इतना अधिक आवश्यक है। वर्ष 2014 और 2015 में आए लगातार 2 सूखों के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन और वस्तु एवं सेवा कर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर कृषि क्षेत्र को साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। वर्ष 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोविड महामारी के कारण अधिकांश किसानों के लिए परिदृश्य और भी विकट बना हुआ है। डीजल, बिजली और उर्वरकों के लिए उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और अधिक बढ़ाया है। आगे समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की एमएसपी व्यवस्था से संबद्ध समस्याएं हैं क्या। सबसे बड़ी इसमें समस्या है कि सीमित फसलों को दिया जाता है। 23 फसलों के लिए एमएसपी की आधिकारिक घोषणा के बावजूद केवल चावल और गेहूं की खरीद की जाती है एमएसपी के तहत, क्योंकि इन्हीं दोनों खाद्यान्नों का वितरण नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत किया जाता है। दूसरी इसमें जो समस्या है वो है इसका अप्रभावी रूप से लागू करना। शांता कुमार समिति ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किसानों को एमएसपी का मात्र 6% ही प्राप्त हो सका, जिसका प्रकट अर्थ यह है कि देश के 94% किसान एमएसपी के लाभ से वंचित हैं। खरीद मूल्य के रूप में यदि देखें तो मौजूदा एमएसपी व्यवस्था का घरेलू बाजार की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य है
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिससे यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय खरीद मूल्य के रूप में अस्तित्व रखता है। गेहूं और धान की प्रमुखता वाली कृषि के पक्ष में अधिक झुकी एमएसपी प्रणाली इन फसलों के अति उत्पादन की ओर तो ले जाती है, लेकिन किसानों को अन्य फसलों एवं बागवानी उत्पादों की खेती के लिए हतोत्साहित करती है, जबकि उनकी मांग अधिक है और वो किसानों की आय में वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं। इन सभी के बाद हम देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एमएसपी की वास्तविक भावना को समझा जाए। एक मूल्य हस्तक्षेप योजना कोई अद्वितीय प्रयास नहीं है और विश्व के कई देशों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मानक हस्तक्षेप, इसे कई देश उपयोग में लाते हैं। एक वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आवश्यक है कि सरकार हमेशा तब हस्तक्षेप करे जब भी बाजार की कीमतें पूर्व निर्धारित स्तर से नीचे गिरती है, मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन और अधिक आपूर्ति के मामले में, अथवा जब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कारकों के कारण मूल्य में गिरावट आती है। इसके लिए सरकार को सभी उत्पाद खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल उस सीमा तक खरीदारी करे जो एमएसपी स्तर पर कीमतों को स्थिर करने के लिए बाजार में ऊर्ध्वगामी दबाव बनाता है। एमएसपी के दायरे का विस्तार करना आवश्यक है। एमएसपी को उन कई फसलों के लिए प्रोत्साहन मूल्य की तरह भी उपयोग किया जा सकता है जो पोषण सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जैसे मोटे अनाज, दाल, खाद्य तेल, और जिनके लिए भारत आयात पर निर्भर है। खाद्य संबंधी समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा पीडीएस में दाल, खाद्य तेल और मोटे अनाजों को शामिल करने की लगातार मांगों के बावजूद इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। ये न केवल पोषण सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि एमएसपी हस्तक्षेपों से लाभान्वित होने वाले उन किसानों, छोटे और सीमांत किसानों सहित की संख्या में भी वृद्धि करेंगे जो मोटे अनाज, दाल और खाद्य तेल की खेती से संलग्न है। कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश की अगर बात करें तो अधिक पोषण मूल्य का सृजन करने वाले पशुपालन, मत्स्य पालन सहित और फलों एवं सब्जियों में अधिक निवेश करना विवेकपूर्ण और लाभदायक होगा। मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन। सरकार को कृषि मूल्य निर्धारण नीति में परिवर्तन लाना चाहिए, जहां कृषि मूल्य निर्धारण आंशिक रूप से राज्य समर्थित हो और आंशिक रूप से बाजार प्रेरित हो। ऐसा करने का तरीका अंतर भुगतान योजना हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में बाजार मूल्य के एमएसपी से नीचे गिरने की स्थिति में सरकार किसानों से खरीद करने के बजाय किसानों को नगद हस्तांतरण के रूप में मुआवजा प्रदान करती है। अंत में हम यह कह सकते हैं, जो हमने पहले भी कहा, कि एमएसपी की गारंटी के लिए ना तो धन की कमी है और ना ही अवसंरचनात्मक और संस्थागत तंत्र की कमी, बल्कि मूल रूप से कृषि की आवश्यकताओं के संबंध में समझ की कमी और इससे बढ़कर राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी है। इसके चलते किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कदम नहीं उठाए जा रहे। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले कृषि क्षेत्र की रक्षा हेतु सरकार द्वारा कम से कम ये कदम उठाना बहुत ही लाभदायक और बहुत ही क्रांतिकारी कदम हो सकता है। धन्यवाद।